डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1961 में खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO और संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA द्वारा की गई थी। 2. इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। 2. यह भारतीय अर्थव्यवस्था की एनर्जी इंटेंसिटी को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायता करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFCs के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब था, भारत में सभी NBFCs भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। टाइगर रिजर्व राज्य। 1. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार। 2. कमलांग टाइगर रिजर्व त्रिपुरा। 3. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हरियाणा। 4. अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? इसका सही जवाब था केवल 1 और 4। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा बजट के राजस्व व्यय का हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब था मिसाइल की खरीद। अगला प्रश्न था, पेनेक्स 21 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। 2. इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के विषय विशेषज्ञ और प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, संपन्न प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। 2. यह दूरसंचार विभाग के पेंशन भोगियों के लिए एक सहज ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली है। 3. इस सिस्टम के जरिए पेंशन भोगियों के बैंक खातों में पेंशन सीधे ही जमा की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, मैं भी डिजिटल 3.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे संयुक्त रूप से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यानी MOHUA और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY द्वारा लॉन्च किया गया। 2. इसमें PM स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्राप्त कर चुके स्ट्रीट वेंडर्स यानी SV को शामिल किया जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, एम्बर ग्रीस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एक प्रकार का मोम जैसा पदार्थ जो विशेष प्रकार की मछलियों की आंतों में होता है। 2. इसे अक्सर फ्लोटिंग गोल्ड के तौर पर जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न था, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर यानी NCDs के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. NCDs ऐसे वित्तीय साधन है जिसका उपयोग कंपनियां अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी जुटाने के लिए करती हैं। 2. NCDs एक निश्चित अवधि वाले एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और इनमें किए गए निवेश पर एक निश्चित दर पर नियमित ब्याज मिलता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत एक प्रमुख योजना है। 2. इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% EPF में योगदान करते हैं। 3. एक व्यक्ति अनिवार्य रूप से EPF का सदस्य बन जाता है यदि उसका मासिक वेतन 15,000 रुपए से अधिक नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3,
केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत एक प्रमुख योजना है, इसलिए कथन 1 गलत है। यह किसी फैक्ट्री और अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि का प्रावधान करता है। कर्मचारी और नियोक्ता प्रत्येक कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% ईपीएफ में योगदान करते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में सुझाव दिया गया था कि कर्मचारियों को यह चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए कि वे अपने वेतन का 12% ईपीएफ में बचाएं या इसे टेक होम पे के तौर पर रखें। वर्तमान कानूनों के मुताबिक एक व्यक्ति अनिवार्य रूप से ईपीएफ का सदस्य बन जाता है यदि उसका मासिक वेतन 15,000 रुपए से अधिक नहीं हो, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत स्थापित एक सांविधिक और संस्थागत फ्रेमवर्क है। 2. आरबीआई के गवर्नर एमपीसी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा रिपोर्ट यानी एमपीआर जारी की गई। आरबीआई ने लगातार 9वीं बार नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और अपना रुख उदार यानी एकोमोडेटिव स्टैंस रखा है। केंद्रीय बैंक की वह नीति जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है मौद्रिक नीति कहलाती है। मौद्रिक नीति समीक्षा मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी द्वारा की जाती है। मौद्रिक नीति समिति अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत स्थापित एक सांविधिक और संस्थागत फ्रेमवर्क है, इसलिए कथन 1 सही है। यह मुद्रास्फीति का लक्ष्य यानी न्यूनतम 2% एवं अधिकतम 6% को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो दर निर्धारित करती है। आरबीआई के गवर्नर एमपीसी के पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ब्राजील में आयोजित दक्षिण सहयोग पर दूसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन में ब्रासीलिया घोषणा 2015 पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2. भारत ब्रासीलिया घोषणा का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में भारत में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने स्वतंत्र सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों को शामिल करके सभी स्तरों पर सड़क सुरक्षा ऑडिट के माध्यम से सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जान लेते हैं सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणा 2015 के बारे में। ब्राजील में आयोजित सड़क सुरक्षा पर दूसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन में इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए कथन 1 गलत है। भारत इस घोषणा पत्र का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, इसलिए कथन 2 सही है। देश ने सतत विकास लक्ष्य 3.6 के तहत 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों की संख्या को आधा करने की योजना बनाई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. केन और बेतवा नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। 2. केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। 3. केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट नदियों को जोड़ने की परियोजना के वित्त पोषण और क्रियान्वयन को मंजूरी दी। इस परियोजना में केन नदी से बेतवा नदी में पानी को स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है। यह प्रोजेक्ट 8 साल में पूरा होगा। केन और बेतवा नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है।
केन और बेतवा नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं, इसलिए कथन 1 सही है। केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना से और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बेतवा से मिलती हैं। राजघाट, परीछा और माता टीला बांध बेतवा नदी पर हैं। केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर बहती है, इसलिए कथन 2 सही है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए है। बुंदेलखंड एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में फैला हुआ है, अतः कथन 3 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गगनयान अंतरिक्ष में भारत का पहला मानव युक्त मिशन है। 2. गगनयान को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 3. अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए इन स्पेस की स्थापना की जाएगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2023 में लॉन्च किया जाएगा। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का एक मिशन है। अब जान लेते हैं गगनयान मिशन के बारे में। इसके तहत 3 उड़ानें ऑर्बिट में भेजी जाएंगी। इसमें 2 मानव रहित उड़ानें और 1 मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान होगी। मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में 1 महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे, इसलिए कथन 1 सही है। आवश्यक पेलोड क्षमता के चलते गगनयान को लॉन्च करने के लिए GSLV Mk3 का उपयोग किया जाएगा, इसलिए कथन 2 गलत है। GSLV Mk3 को LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी कहा जाता है। यह 3 चरणों वाला हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। यह मिशन देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा और युवाओं को प्रेरित करने में मदद करेगा। गगनयान में कई एजेंसियां, प्रयोगशालाएं, विषय, उद्योग और विभाग शामिल होंगे। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए एक नए संगठन इन स्पेस की घोषणा की है, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पुरस्कार केवल भारतीय भाषाओं में साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है। 2. यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में असमिया कवि नीलमणि फूकन जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ और कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई। ज्ञानपीठ पुरस्कार को देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के तौर पर जाना जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के साथ अंग्रेजी भाषा के लिए भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इसलिए कथन 1 गलत है। 2019 में लेखक अमिताभ घोष को 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। वह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक हैं। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक भारतीय नागरिक को प्रदान किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। इसके तहत पुरस्कार में 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और विद्या की देवी वाग्देवी यानी सरस्वती की कांस्य प्रतिकृति प्रदान की जाती है। सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ इस पुरस्कार को प्रायोजित करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, एशियाई रोइंग चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका आयोजन थाईलैंड में किया जा रहा है। 2. एशियन रोइंग चैंपियनशिप में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। 3. दोनों ने 2019 में एशियन रोइंग चैंपियनशिप के आखिरी संस्करण में अपने इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हाल ही में अर्जुन लाल जाट और रवि ने 2021 एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। जान लेते हैं एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 के बारे में। इसका आयोजन 8 से 12 दिसंबर तक थाईलैंड के बानचांग रेयांग में किया जा रहा है, इसलिए कथन 1 सही है।
इस स्पर्धा में टोक्यो 2020 ओलंपियन अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह के नेतृत्व में भारत के 16 रोवर्स शामिल हुए हैं, जो कॉन्टिनेंटल मीट में 6 कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसलिए कथन 2 सही है। इन दोनों ने 2019 में एशियाई रोइंग चैंपियनशिप के पिछले संस्करण में अपने इवेंट में रजत पदक भी जीता था। इसलिए कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, पिनाका ER के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे रूस के सहयोग से विकसित किया गया है। 2. यह पिछले पिनाका संस्करण का उन्नत संस्करण है जो पिछले 4 दशकों से आर्मी द्वारा उपयोग किया जा रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में अलग अलग रेंज से पिनाका लॉन्चर सिस्टम के 25 उन्नत रॉकेट्स के सफल परीक्षण किए गए। पिनाका एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इस सिस्टम को संयुक्त तौर पर पुणे स्थित आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी ARDE और हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी HEMRL द्वारा डिजाइन किया गया है। इसलिए कथन 1 गलत है। इसकी हथियार प्रणाली में अत्याधुनिक गाइडेंस किट शामिल है। इसमें एडवांस्ड नेविगेशन और नियंत्रण प्रणाली है। पिछले 1 दशक से इसका भारतीय सेना द्वारा उपयोग किया जा रहा है। इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित में से किन देशों पर प्रतिबंध लगाए हैं? चीन, रूस और जर्मनी, रूस, उत्तर कोरिया और सीरिया, उत्तर कोरिया, रूस और चीन, या फिर चीन, म्यांमार और उत्तर कोरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन, म्यांमार और उत्तर कोरिया। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन, म्यांमार और उत्तर कोरिया से जुड़े दर्जनों लोगों और संस्थाओं पर व्यापक मानवाधिकार संबंधी प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता रखने वाली चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी सेंसटाइम ग्रुप को भी इन्वेस्टमेंट ब्लैकलिस्ट में शामिल किया है। इन प्रतिबंधों का मकसद लक्षित लोगों और संस्थाओं को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से अलग करना है। अमेरिका के साथ कनाडा और यूनाइटेड किंगडम ने म्यांमार में मानवाधिकारों के हनन के मामले में प्रतिबंध लगाए हैं। इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन, म्यांमार और उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न है, महाकवि सुब्रमण्य भारती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 और सूरत अधिवेशन 1907 में सक्रिय भागीदारी रही। 2. स्वदेश गीतांजलि और इंडिया उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने महान स्वतंत्रता सेनानी और महाकवि सुब्रमण्य भारती को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को मद्रास प्रेसिडेंसी के एटायपुरम में हुआ था। वे राष्ट्रवादी काल यानी 1885 से 1920 के भारतीय लेखक थे। उन्हें आधुनिक तमिल शैली का जनक माना जाता है। उन्हें महाकवि भारथियार के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक न्याय की उनकी मजबूत भावना ने उन्हें आत्मनिर्णय और सम्मान हेतु लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC के वार्षिक सत्रों में हिस्सा लिया और बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और VVS अय्यर जैसे नेताओं के साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। INC के बनारस अधिवेशन 1905 और सूरत अधिवेशन 1907 में उनकी भागीदारी और गतिविधियों ने कई राष्ट्रीय नेताओं को प्रभावित किया। इसलिए कथन 1 सही है। उन्होंने स्वदेश गीतांजलि एवं इंडिया नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, UNHCR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे 1950 में अपने घर खो चुके अथवा पलायन कर चुके लाखों यूरोपीय लोगों की मदद के लिए बनाया गया था। 2. इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए,
केवल 1। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय यानी UNHCR ने अफगान लोगों के पड़ोसी देशों में प्रवास पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। जान लेते हैं UNHCR के बारे में। UNHCR यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी और एक वैश्विक संगठन है। यह शरणार्थियों का जीवन बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और जबरन विस्थापित समुदायों और राज्य विहीन लोगों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए समर्पित है। इसका कार्यक्षेत्र दुनिया भर में शरणार्थियों के संरक्षण और शरणार्थी समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का नेतृत्व और उसमें समन्वय करना है। इसे 1950 में अपने घर खो चुके अथवा पलायन कर चुके लाखों यूरोपीय लोगों की मदद के लिए बनाया गया था। इसलिए कथन 1 सही है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 2. उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का विरोध किया। 3. उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।